आज का यह सेशन एक बेहद गंभीर समस्या की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। समस्या का नाम है इनफर्टिलिटी। नाम सुनते ही कान खड़े हो सकते हैं, कान खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश अपनी आने वाली आबादी जो आज है उसे भी बरकरार नहीं रख पाएगा। आज आप में से सुन रहे सेशन श्रोतागण, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है कि बांझपन का शिकार हो सकता है कि वो अपनी इस परेशानी को किसी को ना कह पा रहा हो, लेकिन हां, इस सेशन को सुनने के बाद अगर आप समझते हैं कि आप उसकी परेशानियां समझ गए हैं तो जरूर उन्हें आज के सेशन में दी जा रही एडवाइस पास करिएगा। साथियों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि देश में लगातार वाई क्रोमोसोम घटता जा रहा है। वाई क्रोमोसोम जनरली लिंग निर्धारण में XX और XY क्रोमोसोम्स की चर्चा की जाती है। XY क्रोमोसोम मेल को बनाने में काम आता है, XX क्रोमोसोम फीमेल को बनाने के काम में आता है। क्रोमोसोम्स का घटना एक चर्चा का विषय है जिससे कि भविष्य में पुरुषों की आबादी घट सकती है, लेकिन हमारे देश में बच्चे ही ना होना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। कई बार तो ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सी फिल्म विकी डॉनर, शुभमंगल सावधान, डॉक्टर अरोड़ा, गुड न्यूज ऐसी फिल्में बनती हैं जो बहुत लाइट नोट पर किसी और तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन कोई भी इनफर्टिलिटी की बात ही नहीं कर रहा। आपको लगता होगा कि इनफर्टिलिटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, चलिए मान लेते हैं। तो फिर एक बात बताओ कि ये दीवारों पर लगे हुए नीम हकीम उस्मानियों के विज्ञापन क्यों आते हैं? ये जो बंगाली बाबा हैं, हकीम हैं, झोला छाप हैं, ये इनफर्टिलिटी को लेकर इतना विज्ञापन क्यों करते हैं? अच्छा, आप लोगों के पास इनफर्टिलिटी को लेकर जोक्स क्यों आते हैं? हमारे न्यूज़पेपर के साथ वो जो एक ब्लैक एंड व्हाइट कई बार पंपलेट आता है कि अगर परेशान हैं तो आकर मिलें, इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो किसी को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा। विज्ञापन देखें क्यों आते हैं भाई? और ये आजकल गोल्डन कैप्सूल वगैरह जैसी डिमांड क्यों बढ़ रही है? चलो, हो सकता है कि आपको ये बातें ऐसी लग रही, पता नहीं सर, आप किसी गांव देहात में रहते होंगे, आप तो शहर में रहते होंगे ना। आपसे पूछ लेता हूं, आपके शहर में एक समय था जब रोड और नुक्कड़ चौराहे पर आपको बार्बर की शॉप दिखा करती थी। आज फोकस करना, जिस तरह से बार्बर की शॉप है ना, कई बड़े शहरों में तो इस हिसाब से IVF क्लिनिक खुल गए हैं। मैं जिस जगह रहता हूं वहां सड़क पर हर 500 मीटर पर एक IVF क्लिनिक है। मैं किसी शहर या कॉलोनी को बदनाम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह बहुत डार्क रियलिटी है। और जिन्हें नहीं पता कि इन IVF क्लिनिक्स में क्या होता है, आसान भाषा में जान लो, डिमांड एंड सप्लाई है। अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चों को पैदा करने के लिए ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रणालियां हैं ताकि आपको सुगमता से बच्चे पैदा करवाए जा सकें, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बच्चे हो नहीं रहे, IVF के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। आगे चल के समझाऊंगा कि IVF क्या होता है। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि हमारे देश में बढ़ती IVF की संख्या इशारा तो यही कर रही है साहब कि आसानी से बच्चे हो तो नहीं रहे। अब आसानी से बच्चे नहीं हो रहे तो हम करें क्या, किस चीज पर ध्यान दें? एक बार की बात है कि यूके के जो राजघराने के प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम्स, उन्होंने शादी से पहले केट मिडल्टन के बारे में कहा कि मैं इनका फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहता हूं। हम जैसे लोगों ने मजाक बना लिया, हमें लगा अरे यार क्या बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आज देश की बड़ी सच्चाई ये है कि पुरुषों में शुक्राणुओं की ताकत खत्म, महिलाओं के अंदर अंडे बनने खत्म, गर्भधारण की क्षमता खत्म। आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि कोई बूढ़ा बाबा बूढ़ी दादी टाइप की बातें कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप जब इस दौर से गुजरेंगे या अपनों को गुजरता देखेंगे तो निश्चित ही मेरी बात के अंदर की सत्यता को पहचान जाएंगे। इस विज्ञापन को देखिए। अरे आपसे ये मिल गई। सर आप मुंह मीठा करो, मैं कह रहा हूँ ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है जी। हम तो तैयार ही हैं, बस बच्चे भी एक बार हाँ बोल दे। बिल्कुल। हेलो जी, आ गए। तू जल्दी ना मैंने परदादी बुला दे बस। पड़पोते पड़पोतियाँ तो होते रहेंगे चाहे जी। आप फटाफट से टेस्ट करवाओ और डेट फिक्स करो। टेस्ट मतलब? शादी के इतने साल हो गए, खुशखबरी कब दे रहे हो? बच्चा क्यों नहीं हो रहा? बच्चा कब करोगे? आपको लगता है कि यार शादी होते ही ये दूसरे दिन बच्चा बच्चा चिल्लाने लग जाते हैं। बड़े ही दकियानूसी विचारों के लोग हैं यार ये।
खुशखबरी सुनाने के लिए घर की दादी अम्माएं बुआएं ये सब परेशान करने लगती हैं। हम कह रहे होते हैं जब तक हमें प्रमोशन नहीं मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, जब तक मेरी जॉब के अंदर स्थिरता नहीं आ जाएगी, मैं बच्चा नहीं करूंगा। शुरुआत में तो आप ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं जैसे कि बच्चा आपके लिए नहीं, घर वालों की जरूरत है और आप उनको देख करके कृतार्थ करने वाले हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि असुरक्षित प्रकार से लगातार 1 साल से गर्भधारण के तमाम प्रयास के बावजूद भी आपने बच्चा कंसीव नहीं किया, तो इसे ही आप इनफर्टिलिटी कहते हैं। आज के ज़माने में डिंक कल्चर चल रहा है, ड्रिंक नहीं, डिंक, डबल इनकम नो किड्स। आप में से कई बहुत सारे प्रोग्रेसिव थॉट के लोग होंगे जो आज इस वीडियो को सुन रहे होंगे। अरे सर, इतने सारे बच्चे हैं, हमारे देश में इतनी आबादी है। मेरा ये सेशन उन लोगों के लिए है ही नहीं जो इस थॉट के साथ जी रहे हैं कि हमें तो बच्चा ही नहीं करना। अच्छी बात है, देश में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उन्हें आप जैसे माँ बापों की ज़रूरत है, उन्हें लीजिए। मेरा सेशन उन लोगों के लिए है जो बच्चा चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। हमारे देश की बढ़िया आबादी है जो इस कल्चर में जाना चाहती है कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। बड़ी आबादी है। 2011 के सेंसस में ये बड़ा नंबर निकल करके आया था कि परिवार के अंदर, शहर और गांव के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे चाहते ही नहीं हैं। बढ़िया बात है, ये तो देश के लिए बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है। लेकिन साहब, जो चाह रहे हैं उनके बच्चा नहीं हो रहा है। मतलब रिप्रोडक्टिव एज में 12 महीने तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बनाने के बावजूद भी गर्भधारण करने में अनसक्सेसफुल रह रहे हैं। और महिलाओं की एज अगर 35 से ऊपर निकल गई तो 6 महीने तक भी अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध बनाने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसी को आप अनफर्टिलिटी का शिकार मानते हैं। आंकड़ों के साथ बात करता हूं। दुनिया भर में 15% जोड़े ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर इनफर्टिलिटी का शिकार है। 60 से लेकर 80 मिलियन, मतलब 6 से लेकर 8 करोड़ इनफर्टाइल कपल इस दुनिया में हैं। और उनमें से 1.5 से 2 करोड़ इनफर्टाइल कपल, यानी कि इस कुल आबादी का 25% हमारे देश में है। जहां दुनिया की हम 1/5 आबादी रखते हैं, वहां दुनिया की 1/4 आबादी हमारे यहां इनफर्टाइल है, यानी बच्चा चाह रहे हैं साहब, हो नहीं रहा। सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं समेत 27.5 मिलियन लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। अलग अलग आंकड़े हैं। शब्दों में से कहें तो हर 15 भारतीयों में से एक इनफर्टिलिटी का शिकार है। वहीं शहरों में यह समस्या इतनी आम है कि हर 6 में से एक जोड़ा इनफर्टाइल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के आधार पर तो PLOS 1 जनरल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडियन कपल्स में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी बढ़ी है। अब ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? पहली बार बच्चा किया तब तो हो गया, दूसरी बार बच्चा नहीं हुआ। और ये आंकड़े बड़े डराने वाले हैं। 90s के दशक में जो परसेंटेज 19.5% रहा करता था, वो वर्ष 2000 के बाद बढ़कर के 28.6% हो गया भाई साहब। मतलब पहली बार बच्चा कंसीव किया, दूसरी बार करने में दिक्कत आई हर 5वें कपल को, और अब हर तीसरे कपल को दिक्कत आ रही है, दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है। इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है कि बातें ही हैं। बात करेंगे हम ही जिम्मेदार हैं, और जब हम जिम्मेदार हैं तो इसका समाधान भी हम ही खोजेंगे। लेकिन चर्चा तो बनती है भाई, और जब चर्चा बनती है तो WHO के आंकड़े भी समझ लो। WHO ने 2023 में अपनी तरफ से कहा कि दुनिया भर में से 6 में से 1 व्यक्ति इनफर्टिलिटी से गुजर रहा है। इनफर्टिलिटी की व्यापकता लगातार दुनिया में 16% के आसपास बढ़ रही है, और भारत के अंदर तो मैंने बता ही दिया, हर चौथा कपल जो इनफर्टाइल है दुनिया में, उसका हर चौथा कपल भारत में है। इसको एक और आंकड़े से समझते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे देश में इतने इनफर्टाइल लोग होते हैं तो। देखो, आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास बताई जाती है। 140 करोड़ ही आने वाले सालों में रहे। हमारे देश में हर औसतन 10 साल के अंदर जनगणना कराई जाती है। तो 10 साल में जब जनगणना कराई जाती है, आज 140 करोड़ है, अब हो सकता है 2024 के अंदर सेंसस करा लिया जाए। टेक्निकली 21 में होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, फिर 31 में होगा, 41 में होगा। जनसंख्या के आंकड़े तब निकल के आते हैं। पता चलता है कि आज जो हमारी आबादी है, अगर इतनी ही आबादी देश को आगे रखनी है बरकरार, हमको तो लगता है कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है। पहले 121 हुआ करते थे, अब 140 हो गए,
आगे बढ़ेंगे तो जाने कहां तक चले जाएंगे, लगातार इतनी बढ़ जाएगी एकदम हम ब्लास्ट ही हो जाएंगे, देश से बाहर लटकने लगेंगे लोग, अरे भाई साहब इतने कहां से आ गए, रेलवे ट्रेन की तरह हो जाएगा। नहीं हो रहा ऐसा। हम एक बहुत बड़ी चिंता की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अगर हमारे देश में TFR यानी हर कपल टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% रखे, 2.1 का मतलब यह है कि एक कपल 2.1 बच्चा पैदा करे, यानी कि 100 लोग हैं 110 बच्चा पैदा कर लें, यानी कि 100 कपल हैं 110 बच्चा यानी कि 210 बच्चा पैदा कर लें। टेक्निकली 2 लोगों के ऊपर 2.1 बच्चा हो, तब जाकर हम यह मान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं वो रिटेन कर जाएंगी, हम जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ रही है। कितनी आ गई? 1.9, यानी कि 200 लोगों पर 190 लोग पैदा हो रहे हैं। तो फिर क्या करें? और तो और हां, जो थोड़े से भी डेवलप हो चुके हैं और विकसित राज्य हैं हमारे, जैसे कि दक्षिण भारत की अक्सर हम बात करते हैं, वहां तो ये नंबर 1.6 के आसपास पहुंच गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2050 तक ये नंबर हमारे देश में 1.29% रह जाएगा। यानी कि 200 लोग हैं जो बच्चे चाहते हैं कि भाई कम से कम 2 बच्चे तो हों हमारे, यानी कि 200 पे 200 तो बने रहें, उनको 120 ही बच्चे मिलेंगे। 1.29 के आसपास आंकड़ा आ रहा है 2050 तक। सोच लो क्या होने वाला है। अगर पूछेंगे कि क्या फर्क पड़ता है सर, अच्छा है ना देश की जनसंख्या कम होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन आपको पता है हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि एशिया में इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जिसने जापान को और रशिया को पछाड़ दिया। जापान को हम पछाड़ कैसे पाए थे पता है आपको? फ्यूचर में हम उनसे ज्यादा आगे होंगे, इसको कहते हुए ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने हमें ताकतवर बताया था और कहा था कि जापान वाले लोगों के पास तो बुजुर्गों को संभालने के लिए लोग ही नहीं हैं, उनकी जो आबादी है वो घट रही है, जो बुजुर्ग हैं उन्हें संभालेगा कौन? भाई साहब, जिस तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी TF घट रही है, हमारी डिविडेंड जो पॉपुलेशन के अंदर है, वो कार्यशील जो यूथ है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब ये घटने लगेगा और बुजुर्ग बढ़ने लगेंगे तो आपकी हालत जापान से भी बुरी हो जाएगी। आबादी बहुत है ना, बुजुर्गों को संभालने के लिए जब आप और हम बुजुर्ग होंगे तो हमें संभालने के लिए इस परिवार के अंदर, समाज के अंदर लोगों का होना जरूरी है। यानी इनफर्टिलिटी की इस भयावहता को हम समझे तो बेहतर है। बोले सर ये तो बाबाओं वाली बात कर रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं, इस आंकड़े को और एक तरीके से समझाता हूं। पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए policybazaar.com की वेबसाइट का एक सर्वे है। उस सर्वे में पता चला कि इंक्लूसिव मैटरनिटी कवरेज, मतलब कि भाई हमको इस तरह की पॉलिसी दो जिसमें माता पिता बनने का पैसा भी पॉलिसी देने वाली कंपनी दे। क्यों? क्योंकि साहब बच्चा पैदा करना अब एक महंगा अफेयर हो गया है। पहले जहां नेचुरली बच्चे कंसीव किए जाते थे, अब हमें आवश्यकता हो गई है सहायक तकनीकों की, और उन सहायक तकनीकों में IVF बहुत ऊपर है, और IVF का खर्चा कम नहीं है। IVF किसी में जानकारी जुटाओगे तो पता चलेगा सर 1 लाख से 1.5 लाख में फर्स्ट राउंड हो जाएगा। निकलते निकलते पता चलता है कि औसतन आप 4 से 5 लाख रुपए के अंडर में आ गए। इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है पहले इंश्योरेंस करा लो। policybazaar.com कहता है कि 80% वृद्धि देखी गई है इंश्योरेंस खरीदने वालों में, जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा करने का खर्चा भी आप ही कवर कर लो, भले ही हमसे प्रीमियम ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि साहब दिक्कत आएगी। सुन लिया ना लोगों से। 25 से 35 साल के आयु वर्ग के लोगों में 91.2% वृद्धि देखी गई है पॉलिसी खरीदने में। मतलब अब तो इस बात को मानेंगे कि ये चीज छुपी नहीं है। हमारे देश के अंदर जो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ART टेक्नोलॉजीज, जिनमें IVF, ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, PGD, ये तमाम या डोनर असिस्टेंस प्रकार की चीजों में बहुत तेजी से इजाफा देखा गया है। ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट भी मानो तो भारत के अंदर जो ART तकनीक से होने वाली गतिविधियां हैं, इनकी संख्या 2,10,753 थी 2022 में। 2030 तक लगभग 3 गुना बढ़ जाएंगी। आप अंदाजा लगाइए कि 2022 में 2.5 लाख लोगों ने IVF करवाया है। इंडिया के अंदर IVF को सनराइज मार्केट माना गया है, यानी कि ऐसा मार्केट जो उगता हुआ मार्केट है, इसमें पैसा ही पैसा है, क्योंकि इनफर्टाइल लोग होने वाले हैं।
इससे अंदाजा लगाओ कि 2020 में जहां $753 मिलियन का मार्केट था आईवीएफ का, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक $3.7 बिलियन का माना गया है। यानी कि डॉक्टर्स आपके बच्चे पैदा कराने के पैसे कमाएंगे आईवीएफ के माध्यम से। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये कितनी जबरदस्त चीज है। आप ऐसे समझो कि भारत में जो सैरोगेसी मार्केट है ना, सैरोगेसी का मतलब जो माता बच्चा पैदा करना चाह रही है उसके तो हो नहीं रहा गर्भधारण, तो फिर उन्होंने किराए की कोख ली सैरोगेट मदर के माध्यम से, उसका मार्केट $2.3 बिलियन का हो रहा है। इनफर्टिलिटी लोगों के लिए फर्टिलिटी बिजनेस बन चुका है। भारत में इसे सनराइज उद्योग कहा गया है, जहां एक और इनफर्टिलिटी सामाजिक कलंक के समान ट्रीट किया जाता है। महिलाओं के साथ जो सामाजिक बहिष्कार होता है, बहुत सी समाज में ऐसी महिलाएं जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती, उन्हें बांझ जैसी संज्ञाएं दी जाती हैं। समाज में उनका बच्चों पर साया तक बुरा माना जाता है। समाज में भारत के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर ऐसी महिलाओं को पूजा पाठ, समारोह, उत्सव आदि में बैठने से रोक दिया जाता है। यह सामाजिक कुरीति है, लेकिन इस सामाजिक कुरीति के साथ साथ हमारी बहुत सी ऐसी खुद की गई गतिविधि हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। मेडिकली अनफिट होना कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर हम खुद कारक हों, हमारी खुद की लाइफस्टाइल अगर कारक हो, तो यह एक बहुत बड़ा चिंता का बात है। अक्सर जब इनफर्टिलिटी होती है तो मां को दोषी ठहराया जाता है कि इन मां के बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे देश में इनफर्टिलिटी के जो मामले हैं उसमें पुरुषों का भी रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं है। भारत के कुल मामलों में से 50% मामले ऐसे हैं जो मेल इनफर्टिलिटी पर आधारित हैं, यानी कि उनके शुक्राणुओं में वो ताकत ही नहीं थी कि महिला कंसीव कर सके। ऐसे में इनफर्टिलिटी के 20% मामले ही ज्ञात हो पाते हैं, क्योंकि पुरुष इसे नामर्दी के रूप में ट्रीट करते हैं। तभी तो हकीम उस्मानी के जाते हैं, निसंतानता से पीड़ित मिलें हर बुधवार और शुक्रवार फलाने पुल के नीचे, फलाने हॉस्टल के नीचे। मुद्दा गंभीर है। पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की संख्या में 52% तक की गिरावट इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण बन रही है। इसी में लोगों के द्वारा डॉक्टर्स की सलाह ना लेना। भारतीय स्वास्थ्य पोर्टल के द्वारा 2021 में किए गए सर्वे से पता चला कि 70% से अधिक लोगों ने सामाजिक दबाव का अनुभव किया है इनफर्टिलिटी के कारण। वहीं डॉक्टर्स के पास पहुंचना, फर्टिलिटी केयर, इमोशनल सपोर्ट की कमी, हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, ये इनफर्टिलिटी को और बढ़ावा देती है। इससे बचने के लिए ART टेक्निक्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है आप अपनी लाइफ स्टाइल पर फोकस करें, क्योंकि आज समाज में जितना भी दबाव काम का चल रहा है कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा तब बच्चा करूंगा, मेरी नौकरी 6 डिजिट तनख्वाह मिलेगी तब मैं बच्चा करूंगा, अभी तो शादी हुई है, अभी तो दुनिया घूमनी है तब बच्चा करूंगा, तमाम चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल को सुधारिए। संभवतः लाइफ स्टाइल डिजीज़ में इनफर्टिलिटी को शामिल किया जाए। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के बीच में होती इन सामान्य चर्चाओं को आज आपके तक लेकर आया हूं। हमारे देश में सोशल प्रेशर एक ऐसा कारण है कि 1% से भी कम लोग जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं वो चिकित्सकीय परामर्श लेने पहुंचते हैं। सोशल प्रेशर के साथ साथ पैसे की कमी, क्योंकि IVF ट्रीटमेंट लेना हमारे देश में एक महंगा सौदा है। औसतन एक IVF ट्रीटमेंट लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए का पड़ता है। इनफर्टिलिटी की समस्या, सोशल प्रेशर, धन का अभाव और ऐसे में अपने आप को इनफर्टाइल कहलाने का जो ये टैबू कि अजय साहब किसी ने मुझे इनफर्टाइल कह दिया, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, इसके चलते आदमी इलाज कराने नहीं पहुंचता। यहां तक तो रही सामाजिक दुविधा। अब जो ये IVF की कहानी है ये भी समझ लो। असल में हो क्या रहा है कि IVF में जब कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट कराने पहुंच रहा है तो IVF में होता क्या है। देखो, आज के समय में क्या होता है कि बच्चा पैदा करने के लिए आवश्यक क्या है, माता से अंडे और पिता से शुक्राणु। ये दोनों नेचुरली अगर मिलते हैं तो नेचुरल मिलने से माता गर्भ धारण करती है। लेकिन गर्भ धारण करने में जो बड़ी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? कई बार माता की गर्भ का स्वस्थ ना होना, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना और भी कई ऐसी चिकित्सकीय दिक्कतें होती हैं कि माता और हाँ
पुरुषों में स्पर्म काउंट का कम होना, जिसके चलते सक्सेसफुली नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं हो पाता। और जब नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं हो पाता तो ज़रूरत पड़ती है इस पूरी प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब में कराने की। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है? माता से जो डोनर है या फिर माता जो बच्चे की होने वाली है, उससे अंडों को बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही पिता से स्पर्म लिए जाते हैं और उन्हें लेबोरेटरी के अंदर जाइगोट बनाया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है। तो स्पर्म और एग का मिलकर एम्ब्रियो बनाना लैब में कंप्लीट किया जाता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बना हुआ एम्ब्रियो है, इसे माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। माताओं के शरीर में सामान्यतया एक एग बनता है, लेकिन आईवीएफ के लिए, सक्सेसफुल आईवीएफ के लिए एक से अधिक अंडों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सक्सेस रेट स्लो हो जाएगी। इसके लिए माताओं को या फिर वो महिला जो एग डोनर है, उन्हें बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शंस बहुत महंगे आते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये अननेचुरल है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो एक ही एग मिल रहा है, ऐसे में ज्यादा एग प्राप्त करने के लिए माता के गर्भ में, माता के पेट पर बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उससे एक से ज्यादा एग निकाले जाते हैं। उस एग निकालने की प्रक्रिया के बावजूद भी एग प्लस स्पर्म के मिलने पर सही से एम्ब्रियो बन जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। परसेंटेज में बात करूं तो बड़ी बड़ी आईवीएफ क्लिनिक अपनी इस प्रक्रिया को 70% तक ही क्लेम करती हैं कि हमारी सक्सेस रेट 70% है। यानी हमने एक प्रोसीजर किया तो 70% बच्चे बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा अक्सर देखा नहीं गया है, क्योंकि असली खेल इस पूरे प्रक्रिया में लगने वाले पैसे का है। पहले इंजेक्शन का खर्चा, इस फर्स्ट राउंड प्रोसीजर के गुजरने पर बनने वाला चार्ज लाख से 1.5 लाख रुपए फर्स्ट साइकिल में आपके चले गए। अब आता है सेकंड साइकिल। सेकंड साइकिल में डॉक्टर फिर से सेम प्रक्रिया दोहराता है और इस प्रक्रिया को पहुंचाते हुए सक्सेसफुल कर भी देता है। तो सामान्यतया व्यक्ति को डबल कॉस्ट में यह प्रक्रिया प्राप्त होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं कि कई बार यह बना हुआ एम्ब्रियो उन माता के गर्भ में जब ट्रांसफर किया जाता है तो सही से वो चिपक नहीं पाता। ऐसे में कई बार एक्टोपिक स्थितियां भी हो जाती हैं, या फिर भ्रूण सही से चिपक ना पाने के कारण मिसकैरेज जैसी घटनाएं हो जाती हैं। फिर क्या करें? फिर तीसरा विकल्प डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है और वो है सैरोगेसी का। मतलब ये कि आपका अगर भ्रूण नहीं चिपक रहा है, एम्ब्रियो नहीं चिपक रहा है, तो आप इस प्रक्रिया के लिए किराए की कोख का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एग डोनर, स्पर्म डोनर, ये तो मतलब प्राकृतिक रूप से बने हुए रियल माता पिता हैं जिन्हें संतान चाहिए, लेकिन एक किराए की कोख के अंदर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करके संतान का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ये जो सैरोगेसी है, किराए की कोख की प्रक्रिया है, इसमें आजकल जबरदस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। सरकार ने तो ये कह रखा है कि सैरोगेसी वही लोग यूज करेंगे जिनके पास में समस्या ये है कि बच्चे हो ही नहीं रहे। लेकिन आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आपने देखा है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बिना शादी किए बच्चे कर लिए। ऐसे में उन्होंने भी सैरोगेसी का उपयोग किया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से सैरोगेट मदर्स का उपयोग किया जा रहा है। उसके चार्जेस भी हाई हैं। इन सबके बावजूद देश में बच्चा प्राप्त करना देश की एक बेसिक नीड बन चुका है। जहां मैंने आपको शुरुआत में टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया कि हमारे देश में जितनी आबादी आज है, अगर उसी को बरकरार रखना है तो हमारे यहां पर 100 लोगों को मिलकर 210 बच्चे पैदा करने होंगे। अर्थात 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट अगर निकल कर आती है, तभी जाकर हमारे देश में आज की जो आबादी है वो मेंटेन रहेगी। बढ़ती हुई इस इनफर्टिलिटी के चलते 2.1 से यह नंबर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इस नीचे गिरते नंबर के कारण 2.1 का नंबर 1.9 तक आ गया है। यानी जितने लोग हैं उतने लोग आगे नहीं होंगे, यानी देश की जनसंख्या नीचे गिरेगी। मतलब जो अब हमारे जैसे लोग हैं जो भविष्य में बुजुर्ग बनेंगे, इनको संभालने के लिए लोग नहीं होंगे।
यानी बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है और कार्यशील युवाओं की संख्या घटने वाली है। देश में इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या है और इसके अगर प्रमुख कारणों पर गौर किया जाए तो आप जानेंगे कि सबसे बड़ा कारण इसका लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल कैसे? आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप और हम में से बहुत सारे लोग ना तो अपने खाने का शेड्यूल रखते हैं, ना सोने का शेड्यूल रखते हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी का शेड्यूल रखते हैं। जॉब की अनसर्टेनिटी के चलते शादी की उम्र 30 साल तक पहुंचा दी गई है। 30 साल से अधिक एज में जब कोई बच्चे की प्लानिंग करता है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 35 साल से ऊपर की महिलाओं में तो यह माना ही जाता है कि वो 6 महीने तक अगर अनप्रोटेक्टेड तरीके से गर्भ धारण करने का प्रयास भी करें तो भी उसके चांसेस बहुत कम हैं। हमारे देश के अंदर इस भाग दौड़ की जिंदगी, खान पान की कमी, बढ़ते हुए पॉल्यूशन और स्ट्रेस, साथ ही साथ नशे की चलती लतों में हमारे देश की युवा जो पीढ़ी है वो आने वाले समय में और भीषण तरीके से इस इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है। आवश्यकता है कि हमारे हाथ में जो है ना, उससे हम लोग इसे सुधार सकें। हाथ में क्या है? हेल्दी लाइफ स्टाइल। क्या किया जा सकता है? अपने आप को स्वस्थ जीवन देने की कसम खा लें। आप सुबह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में जो बेहतरीन हार्मोन्स का सीक्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो। दूसरा, आप अपने खाने में इस तरह के भोजनों का प्रयास करें जो जंक फूड श्रेणी में ना आते हों। नशे की लत से बचें। स्ट्रेस अपनी सीमा से अधिक ना लें। यू स्ट्रेस श्रेणी तक सही है स्ट्रेस, लेकिन अत्यधिक अगर आपने स्ट्रेस धारण कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी और आपकी निजी जिंदगी दोनों ही प्रभावित होंगी। संभवतया इस लाइफ स्टाइल की वजह से पनप रहे इनफर्टिलिटी के दौर से आप अपने आप को और उन अपनों को जिनकी आप कद्र करते हैं निश्चित ही बचा लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।